रेनफोर्समेंट रेनफोर्समेंट। तो इसके अंदर पहला पॉइंट लिखिए, प्लेन सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर, प्लेन सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर will gives brittle failure because its tensile strength is very less, approx 1/10th of compressive strength, 1/10th of compressive strength। इसके टेंसाइल जो होती हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं, तो ये ब्रिटल फेलियर भी देता है। राइट, दूसरा हो जाएगा, तो ये हमने इस वाले पार्ट को मेंशन कर लिया, ये हमने इस पार्ट को मेंशन कर लिया, ब्रिटल फेलियर जो है वो ब्रिटल फेलियर देता है। अब हम बात कर लेते हैं रेनफोर्समेंट को लेके। तो द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज एज रेनफोर्समेंट, फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज एज reinforcement। पहला हो जाएगा बम्बू, दूसरा हो जाएगा एल्यूमिनियम, तीसरा हो जाएगा स्टील, चौथा हो जाएगा CFRP, पांचवा हो जाएगा GFRP। इसका अगर आप E देखेंगे तो इसका E हो जाएगा 20 गीगा पास्कल से लेके 40 गीगा पास्कल, एंड एल्यूमिनियम का हो जाएगा 70 गीगा पास्कल, एंड स्टील का होता है E, स्टील का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 210 भी बोल सकते हो, 200 भी बोल सकते हो, कई बार आपको 210 भी मिल जाता है। CFRP का होता है, CFRP का हो जाएगा 420 गीगा पास्कल, एंड GFRP का हो जाएगा 440 गीगा पास्कल। अच्छा, ये डेटा आपके SSC JEE में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना। काइंडली करेक्ट माय नेम इज राजन, नोट राज। राज तो कभी बोला नहीं हो बेटा। चलो, आपका नाम ध्यान रखेंगे। अब इसके अंदर यहाँ पे मेंशन कर लो, यहीं पे नॉट इजीली अवेलेबल, नॉट इजीली अवेलेबल। दूसरा कॉस्ट इज वेरी हाई, तो ये इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, कॉस्ट इनकी बहुत ज्यादा होती है। नॉट कॉम्पिटेबल विथ कंक्रीट, not compatible with concrete, generally not compatible with concrete। इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम का क्या होगा,
it gives very large deformation, right? It gives very large deformation at very small change in load, change in load। तो ये हम लोगों ने इन चारों के लिए 1 2 3 4 ये हमने इन चारों के लिए जो है वो सारी बातें लिख ली, एक्सेप्ट स्टील को छोड़ के। ईबी बंबू के लिए हमने लिखा जनरली नॉट कॉम्पेटिबल विथ कंक्रीट, बट फाइबर जरूर मिक्स किया जाता है। एल्यूमिनियम में हो जाएगा इट गिव्स वेरी लार्ज डिफॉर्मेशन एट वेरी स्मॉल चेंज इन लोड। बहुत कम आप लोड में चेंज करते हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन देता है। CFRP और GFRP की 2 पॉइंट है, नॉट इजीली अवेलेबल, आपको ऑर्डर देके मंगवाना पड़ता है। दूसरा कॉस्ट इनकी बहुत ज्यादा होती है। सो दैट्स वाई हम लोग जो हैं इन चारों को रेनफोर्समेंट के तौर पे सामान्यतः यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। स्टील को हम यूज करते हैं, तो अभी मैं आगे लिखाऊंगा, पहले इसको लिखिए। प्रिंस कॉम्पेटिबिलिटी CFRP और GFRP जो है वो ठीक होती हैं। अगर आप हाई राइज बिल्डिंग की बात करते हैं तो मैं प्रिंस आपको बता देता हूं, हाई राइज बिल्डिंग में आज के टाइम जो है वो रेनफोर्समेंट पे इनकी कोटिंग की जाती है, दैट्स उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए रेनफोर्समेंट की। सो इट इज कॉम्पेटिबल विद द कंक्रीट। प्रिंस तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं स्टील जो है रेनफोर्समेंट के तौर पे लगा रहे हैं, तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारे पास। थर्ड पॉइंट हो जाएगा स्टील इज काइंड ऑफ रेनफोर्समेंट। RF का मतलब रेनफोर्समेंट होगा, है ना। स्टील इज काइंड ऑफ रेनफोर्समेंट। चौथा स्टील इज काइंड ऑफ रेनफोर्समेंट बिकॉज, इसी में लिख देता हूं मैं, बिकॉज पहला हो जाएगा, पहला क्या होगा, इट इज मोर कॉम्पेटिबल विथ concrete because coefficient of thermal expansion यानी कि अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू expansion of concrete is almost equal to steel, तो दोनों का जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन रहता है वो बराबर रहता है। दूसरा हो जाएगा बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट, between steel and concrete ensure by strain compatibility condition और स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, ये हो जाएगा आपके पास स्ट्रेन इन स्टील इज इक्वल टू
स्ट्रेन इन स्टील यानी कि एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू स्ट्रेन इन सराउंडिंग कंक्रीट, स्ट्रेन इन सराउंडिंग कंक्रीट, दैट इज द एप्सिलॉन सी, यानी कि एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी। दैट इज, अगर ये कंडीशन इंश्योर होती है तो ही हम लोग बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास में स्टील और कंक्रीट दोनों परफेक्ट बॉन्ड में हैं। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा जिसके दो सब पार्ट हो गए, नोट करिए। बिकॉज में, हाँ, BCZ का मतलब बिकॉज ही है भाई अंकित। अगर डिफरेंट नेचर में है तो एडेसिव होगा। तो अगर कोई भी दो मटेरियल एक साथ पुट किए गए हैं और लोड लगाने से अगर दोनों में कॉन्टेक्ट सरफेस पे अगर दोनों में किसी भी तरह का रिलेटिव मूवमेंट नहीं हो रहा है तब वो परफेक्ट बॉन्ड में माने जाते हैं। तो बॉन्ड को हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, इफ एनी टू मटेरियल पुट टुगेदर एंड देयर इज नो रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन देम, देन द बोथ मटेरियल कैन बी ट्रीट एज इन परफेक्ट बॉन्ड। द कंडीशन इज रिटन हियर सेम। अगर मैं बोलता हूं कि भाई मेरे पास में ये स्टील है और ये कंक्रीट है, अगर ये दोनों परफेक्ट बॉन्ड में है तो जैसे लोड लगाऊंगा ये से बेंड करेंगे तो स्टील में यहाँ पे जो स्ट्रेन आई है सेम स्ट्रेन का वैल्यू अगर इस कंक्रीट की इस सरफेस पे आ जाता है। ये कौन सी सरफेस है? जो स्टील के टच में है, सराउंड में है। तो अगर दोनों के बीच में सेम स्ट्रेन आएगी तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मूवमेंट नहीं है, दोनों एक साथ एक ही तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो दैट इज द स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन। किसका क्वेश्चन था? संदीप नूरसभा, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। हाँ, लिखा नहीं क्या मैंने? अच्छा। तो यहाँ पे आप लोग लिख लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन स्टील का जो रहता है वो ऑलमोस्ट बराबर रहता है कंक्रीट के, ऑलमोस्ट बराबर रहता है कंक्रीट के। तो ये मैं यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंक्रीट का जो बराबर रहता है वो ऑलमोस्ट बराबर रहता है स्टील के, एंड दैट वैल्यू इज 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। लोड चंदन कॉम्पेटिबल का मीनिंग अगेन, चंदन आई होप क्लियर हो गया आपका भी आंसर। लोड यदि लगाएंगे तो सेम इम्पैक्ट बोथ मटेरियल पर। अच्छा, डेफिनेशन लिखा है, नोट होने के बाद लास्ट स्लाइड शो कर दो। कोएफिशिएंट का क्या मतलब होता है? चलिए, तो कोएफिशिएंट है ना कि हम किस नेचर से या किस फैक्टर से हम उसको शो करते हैं, दैट इज द मीन ऑफ द कोएफिशिएंट। नदीम, ठीक है ना?
और ये लास्ट स्लाइड देख लो। चलिए, तो रेनफोर्समेंट का आएगा, रेनफोर्समेंट चेंजेस द फेलियर नेचर ब्रिटल किसका होता है ये, पीसीसी मेंबर का, ब्रिटल टू डक्टाइल फेलियर, ब्रिटल टू डक्टाइल फेलियर, और ये हो जाएगा आरसीसी मेंबर। पांचवा हो जाएगा रेनफोर्समेंट ऑलवेज प्रोवाइड perpendicular to crack, provided perpendicular to crack। तो ये रेनफोर्समेंट जो होता है हमेशा क्रेक के परपेंडिकुलर दिया जाता है टू प्रिवेंट द प्रोपेगेशन ऑफ क्रेक, तो रेनफोर्समेंट जो दिया जाता है वो दिया जाता है दैट इज क्रेक के परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर टू प्रिवेंट द प्रोपेगेशन ऑफ द क्रेक को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हम लोग देते हैं। सो दैट इज द फिफ्थ पॉइंट। छठा हो जाएगा रेनफोर्समेंट इज काइंड ऑफ, ये तो लिख दिया होगा हमने, स्टिल इज काइंड ऑफ रेनफोर्समेंट, ठीक है, ये लिख दिया हमने। ये पांचवा पॉइंट हो गया। तो ये बातें हम लोगों ने जो है वो नॉर्मली रेनफोर्समेंट के बारे में देख लिया। छठा पॉइंट हो जाएगा डाया ऑफ रेनफोर्समेंट एज पर IS 1786 इस कोड के द्वारा हम लोग अलग अलग डाया ऑफ रेनफोर्समेंट लगा सकते हैं, और वो डाया ऑफ रेनफोर्समेंट हो जाएगा दैट इज क्या होगा 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45 and 50. So these are the kind of reinforcement. I think यही लिखे 12, 16, 18, 20, 25, 32, 36, 40, 45, 50। तो ये हम लोग इसको लिख देते हैं, नोट करिए। एक मिनट, क्या लिखा है मैंने, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन जो है, अच्छा एक मिनट, इसको थोड़ा अपडेट कर लो, ये 1.2 की जगह 12 हो जाएगा, ये 12 × 10⁻⁻�6, दिस इज द -6 है ये, इसको अपडेट कर लो, 1.2 की जगह 12 कर दो एवरीवन।
अमर -6 होगा और निखिल -6 है ये। चलिए, तो ये हो जाएगा छठा पॉइंट। नाउ सातवां पॉइंट हो जाएगा, ये डाया लिख लिया होगा सबने। सातवां पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर मैं स्टील को रिप्रेजेंट करता हूं, अगर मैं स्टील को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मान लो मैंने लिखा Fe 250 लिख दिया, या मैंने लिख दिया Fe 415 मान लो मैंने लिख दिया। तो अब अगर मैं यहाँ पे ये जो नंबर लिख रहा हूं, दैट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आप अच्छे से जानते हैं कि भाई ये वो स्ट्रेंथ है जिसके नीचे, यानी कि बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल। 5% से ज्यादा रिजल्ट फेल नहीं होते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं कंक्रीट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को अगर रिप्रेजेंट करता हूं, तो वो हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में दी थी, हाँ या ना भाई। पहले हमने क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली, फिर उसको एनालिसिस किया, और उसी से हमने बोला कि भाई FCK जो आता है वो FM - 1.65 सिग्मा होता है। तो वहां पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो थी, कंक्रीट में जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ थी, CH माने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो थी वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में है। सिमिलरली अगर मैं रेनफोर्समेंट यानी कि स्टील के लिए अगर मैं बात करूंगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होगा वो दिया जाएगा यील्ड स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में, ये क्लाउड बना के साइड में लिख लेना, यील्ड स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये जो दिया जाएगा वो यील्ड स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में दिया जाएगा। मींस इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं एक बार को अगर टेस्ट करता हूं और उसके लिए अगर मैं Fe 415 या Fe 250 लिखता हूं, तो ये जो वैल्यू होगा वो यील्ड को शो करेगा, यील्ड स्ट्रेंथ को शो करेगा। अगर मैंने एक बार या एक स्पेसिमेन को अगर लेके बात करी है, तो अगर मैं सैंपल को या मिक्स को लेके बात करूंगा, तब ये वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को शो करेगी। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है इसके लिए हम लोग क्या हो जाएगा, इट इज करस्पॉन्डिंग टू yield strength of specimen, ये yield strength के रेस्पेक्ट में होती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तो पहले तो ये पॉइंट ही लिखो, मिनिमम और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट ये बाद में होगा काजल, इसका वेट करो बेटा। अंकित 50 mm का डाया रेनफोर्समेंट कहाँ यूज होता है? बहुत ही हैवी लोडेड स्ट्रक्चर में, बहुत ज़्यादा हैवी लोडेड में, लाइक डैम में कर सकते हैं, या वेरी शॉर्ट कॉलम विथ वेरी हाई लोड में कर सकते हैं। डाया वाली स्लाइड 10 सेकंड के लिए, इसको लिखो, अभी मैं शो कर देता हूँ डाया वाली स्लाइड जो भी है।
चलिए वापस रिपीट कर देता हूँ। Fe 250, Fe 415, 500, 550 जो भी डेटा लिखा जाता है उसमें नंबर जो होता है, ये जो नंबर लिखा होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। और रेनफोर्समेंट के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो यील्ड स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में दी जाती है। जैसे मैं अगर कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बात करता हूँ तो किसके रेस्पेक्ट में होती है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में। जबकि रेनफोर्समेंट के अंदर जो हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ देखते हैं किसके रेस्पेक्ट में होती है? यील्ड के रेस्पेक्ट में। अब याद करो, मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला था जब मैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रहा था, तो मैंने कहा था कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ खुद में किसी भी नेचर की नहीं है, लेकिन ये सारे नेचर की है। खुद में किसी नेचर की नहीं है। अगर मैं ओनली लिखता हूं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ तो मैं ये नहीं बता सकता कि कंप्रेसिव है, टेंशन है, शियर है, किसमें है। लेकिन अगर मैं आगे ये लिख दूं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट तो फिर ये डिफाइन हो गया, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में है। अगर मैं लिख दूं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट तो फिर इसका जो नेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये टेंसाइल या यील्डिंग नेचर का हो जाएगा। आगे समझ में? सो दैट इज द मीन कि भाई मैं रेनफोर्समेंट में बात करूंगा तो यील्ड के रेस्पेक्ट में दिया जाएगा, और कंक्रीट के बाद रेस्पेक्ट बात करूंगा तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में दिया जाएगा। चलो अब हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट, 8वां पॉइंट। अगर मैं रेनफोर्समेंट की बात करता हूं तो इसका जो बिहेवियर होता है दोस्तों, वो बिहेवियर डक्टाइल और ब्रिटल दोनों नेचर का हो सकता है। तो अगर मैं लिखता हूं, मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं Fe 250 तो ये माइल्ड स्टील होता है, माइल्ड स्टील होता है, और इसका जो नेचर होता है वो डक्टाइल होता है। इसका जो नेचर होता है वो डक्टाइल होता है। अगर मैंने ये लिखा Fe 415 या Fe 500, ठीक है, इसको मैं HYSD बोलता हूं, और ये जो होता है ये ब्रिटल नेचर का होता है। ये ब्रिटल नेचर का होता है, ब्रिटल नेचर का होता है। ठीक है, अब ये ब्रिटल नेचर का है। लेकिन अगर मैं ये लिखता हूं Fe, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल करके लिख देता हूं Fe 415 लिखा तो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी? इसका Fy जो हो जाएगा वो 415 मेगा पास्कल होगा। अगर मैं 250 लिखता हूं तो 250 आ जाएगा, 500 लिखता हूं तो 500 आ जाएगा। Fy इज द यील्ड स्ट्रेंथ, Fy इज द यील्ड स्ट्रेंथ, Fy इज द यील्ड स्ट्रेंथ। क्या हो जाएगा? ये यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा Fy इज इक्वल टू 415 मेगा पास्कल। ये आ जाएगा इसका, और ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे एक चीज आपको जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है? दैट इज यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? एक चीज वो ये ध्यान रखना है दोस्तों, दैट इज क्या हो जाएगा? अगर मैंने ये लिखा Fe 415 तो ये जो होगा वो HYSD होगा, और ये ब्रिटल नेचर का होगा, ये ब्रिटल नेचर का होगा। लेकिन अगर मैं ये लिख देता हूं Fe 415D, अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूं तब उस केस में ये हो जाएगा HYSD स्टील का होगा, बट मोर डक्टाइल, D डिनोट फॉर द डक्टाइल। HYSD एक्चुअल में ब्रिटल नेचर का होता है, बहुत कम लोड, बहुत कम डिफॉर्मेशन देके सडन फेलियर देता है। तो अगर मैंने कुछ नहीं लिखा है तो फिर ये ब्रिटल फेलियर देगा, ब्रिटल फेलियर नेचर होगा, और ये HYSD है। लेकिन अगर मैं Fe 415D लिख देता हूं तो ये वाला जो मटेरियल है, ये वाला जो मटेरियल है इसके रेस्पेक्ट में डक्टाइल होगा। क्लियर हो गया? ये वाला जो मटेरियल है वो इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? डक्टाइल हो जाएगा। तो ये चीज एग्जाम में पूछी जा सकती है, नोट इट डाउन। संकेत, प्रिंस और कौन? अच्छा, संकेत का हो गया। व्योम मिश्रा, यील्ड स्ट्रेंथ इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। नहीं, इट इज इट ये कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों का हो सकता है। आई विल एक्सप्लेन, वेट करो, अभी बताते हैं।
Sir, thermal expansion of steel and concrete is same. Then how World Trade Center is broken due to heat effect? Only heat effect not was the parameter कि वो सारा broken हुआ. There was several reasons. Rajan, because main reason to break World Trade Center is heat in terrorist attack. नहीं, ये main कारण नहीं था. One of that reason था ये. अमर ज्योति, आपका आंसर मिल गया बेटा. कोफिशिएंट का मतलब बता दिया. नोट करने के बाद स्लाइड शो कर. चलो ठीक है. अंकित 50 mm का डाया हो गया. काजल मिनिमैक्स सारे क्वेश्चन हो गए. सर स्टील तो ब्रिटल हो ही नहीं सकता. हु टोल्ड यू? संकेत क्या बात है भाई. ब्रिटल और डक्टाइल क्या होगा? मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ब्रिटल का मतलब सडन फेलियर देना, बहुत कम एलोंगेशन देके फेल होना, ये ब्रिटल प्रॉपर्टी है. बहुत ज्यादा एलोंगेशन देना डक्टाइल प्रॉपर्टी है. तो बहुत ज्यादा या बहुत कम दो मटेरियल को रेस्पेक्ट में बता पाएंगे ना. तो अगर मैं Fe250 को Fe415 से कंपेयर करूंगा, ग्राफ बनाऊंगा, तो ये ज्यादा एलोंगेट देके फेल होता है, ये कम एलोंगेट देके फेल होता है. तो ये ज्यादा किससे? इससे. ये कम किससे? इससे. तो दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो एक डक्टाइल होगा, दूसरा ब्रिटल होगा. इसी वजह से मैंने पूरा क्लियरली लिखवाया है ये कि डक्टाइल और ब्रिटल का मीनिंग क्या है. ठीक है ना. किसका क्वेश्चन था ये? संकेत. ना है. सातवें पॉइंट को दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया, तो मैं उसी को बात कर लेता हूं. थोड़ा सा उसको बात नहीं करते हैं. मैं नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा. कारण है क्यों नहीं कर रहा, तो हम पहले पुरानी चीज पे चले जाते हैं. जो पहले दिमाग के अंदर है उसी से रिलेट कर देते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए. तो भाई हमारे पास में ये कोई एक मिक्स था, उससे मैंने क्यूब बनाए, क्यूब बनाए, क्यूब बनाए. इन सारे क्यूब को CTM मशीन में स्ट्रेन कंट्रोल लोडिंग के रेस्पेक्ट में टेस्ट किया और मुझे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1 2 3 4 5 ये सारी मिलती गई. n नंबर ऑफ स्पेसिमेन थे, तो n नंबर ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ गई. हर क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमने निकाली, उसको हमने सीक्वेंस के अंदर रखा और डिस्ट्रीब्यूशन करो. एंड देन वी हैव फाउंड दैट कि हमें ये बोला गया कि चलो ठीक है, इस मिक्स के लिए आपने n नंबर ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल ली, लेकिन आप हमें ये बता दीजिए ये मिक्स कितना लोड ले लेगा सेफली. ये बता दो बस कि भाई यहाँ अगर मैं लोड लगाऊंगा तो ये तो ले ही ले लेगा, इससे ज्यादा लगा दिया तो फेल हो जाएगा, या ये इस मिक्स की स्ट्रेंथ है जो भी. तो ऑब्वियस सी बात है आप एक ही वैल्यू बोलोगे. तो इस मिक्स के लिए आप जो वैल्यू बोलते हो, इनमें से जो आपने निकाला है इस कर्व को यूज करते हुए, उसी को आप लोग FCK से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ. उसी को आप कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस पर्टिकुलर मिक्स के लिए n नंबर ऑफ स्पेसिमेन यानी कि क्यूब स्पेसिमेन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपने निकाली. एनालिसिस करके आपने इस मिक्स के लिए जो वैल्यू बोली है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जो वैल्यू बोली है मिक्स के लिए, उसी को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं कि भाई ये लोड ले लेगा. दैट इज द वन. और ये वैल्यू आपने जो निकाली है वो किस बेसिस पे निकाली है कि 5% से ज्यादा टेस्ट रिजल्ट फेल नहीं है. तो फिर हम बोलते हैं कि भाई ये लोड तो ले लेगा, आप सेफ रहेंगे इसके ऊपर. दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ. चूंकि हमने कंप्रेसिव ही क्यों निकाली? कंप्रेसिव क्यों निकाली? क्योंकि हम जानते हैं कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है और सारे मेंबर में मेनली कंक्रीट को कंप्रेशन में ही इंश्योर किया जाता है कि सेफ रहें. इसलिए अब चूंकि कंक्रीट टेंशन में वीक है, तो इस वीक को हटा के हमने टेंशन रजिस्ट करने के लिए रेनफोर्समेंट लगा दिया. तो दिखती सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, मैं रेनफोर्समेंट के तौर पे
रेनफोर्समेंट के तौर पे जो मटेरियल लगाऊंगा वो मटेरियल क्या होगा मेरे पास, रेनफोर्समेंट के तौर पे जो मटेरियल लगाया जाएगा, जो हमने स्टील लगाया है उस स्टील की टेंसाइल कैपेसिटी क्या हो रहा है, टेंसाइल कैपेसिटी जो होगी वो ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो ये टेंशन ले पाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी मेरे पास में बार थी, 1 बार 2 बार 3 4 5 6 7 8 9 n नंबर ऑफ बार, इन सारी बार को यूटीएम मशीन में टेस्ट किया, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में टेस्ट किया। टेस्ट करके हमने जो है ग्राफ बनाया। तो ये माइल्ड स्टील का ग्राफ कुछ ऐसा होता है और HYSD स्टील का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि इन सारी बार की जो यील्ड स्ट्रेंथ आ रही है वो, इसका भी यील्ड स्ट्रेंथ FY1 FY2 FY3 FY2 3 4 5 6 7 8 9 और FYN, सारे बार की आपके पास अलग अलग यील्ड स्ट्रेंथ आ गई। यील्ड ही क्यों ले रहे हैं वो बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद में। तो सबकी यील्ड स्ट्रेंथ आ गई, ठीक है। तो इन सारी यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू अलग अलग होगी, क्योंकि कोई भी मटेरियल ट्रूली होमोजीनियस नहीं है। तो हम लोग जो बोलते हैं कि भाई ये सारी बार एक ही मटेरियल से मिलकर बनी है, हम ये बोलते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो बार्स रखी हैं, बहुत सारी बार रखी हैं, आप तो ये बताओ ये कितना लोड ले लेगी। जैसे हम कंक्रीट के लिए बोल रहे थे कि ये मिक्स कितना लोड ले लेगा, तो हमने जो वैल्यू बोली वो FCK थी, जो कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में थी। यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू बोलेंगे कि ये सारी बार कितना लोड ले लेगी, जो भी आपके पास n नंबर ऑफ बार पड़ी है, तो जो वैल्यू आप बोलोगे दैट इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड दैट इज करस्पॉन्डिंग टू द यील्ड स्ट्रेंथ। तो जिसने भी ये पूछा था कि यील्ड के रेस्पेक्ट में ही क्यों ले रहे हैं, सो इट इज द रीजन, और इसी वजह से हम लोगों ने ये लिखा है, इट इज द वन। चलिए, तो ये हो गया। दीप ज्योति एंड तनिष्का, आई होप ये आपका डाउट क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो बाकी जो लिख रहे हैं ना कि मेन बिल्डिंग मल्टी स्टोरी में कौन सा यूज होता है, TMT क्या है वगैरह वगैरह, वो अभी हम आगे हम बात करेंगे। चलो, तो व्हाट वाज द पॉइंट नंबर, 8वां पॉइंट हो गया, ये सारे पॉइंट हो गई। अब बात करते हैं हम लोग 9th पॉइंट को लेके। 9th पॉइंट को लेके तो 9th पॉइंट में क्या हो जाएगा कि हमने जो वैल्यू देखते हैं, वैल्यू जो हम देखते हैं अलग अलग बार के लिए, तो हमारे पास में जो बार्स होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं। अलग अलग तरह की होने का मतलब क्या हुआ, माइल्ड स्टील बार भी हो सकती है, HYSD स्टील बार भी हो सकती है और TMT बार भी हो सकती हैं। तो कौन सी बार किसके लिए यूज होगी वो हमें देखना होगा, ठीक है। तो पहला अगर हम देखें, इसी के सब पॉइंट होंगे, तो पहला अगर हम देखें, फर्स्ट हो जाएगा मेरे पास FE250 और ये हो जाएगा दैट इज FE3, ये FE250 नहीं, पहला हो जाएगा दैट इज माइल्ड स्टील बार। माइल्ड स्टील बार जिसको मैं नाउ ऑनवर्ड्स MS लिखूंगा, MS कहीं पे भी लिखता हूं तो ये आपको समझ जाना चाहिए, माइल्ड स्टील बार की बात कर रहा हूं। दूसरा हो जाएगा मीडियम स्टील बार, मीडियम स्टील बार। अब अगर मैं इन दोनों के लिए देखता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसका एग्जांपल हो जाएगा FE250 और इसका एग्जांपल हो जाएगा FE350, FE350। और ये दोनों ही, ये ज्यादा डक्टाइल होती है, मोर डक्टाइल बट हैज लेस लोड कैरिंग कैपेसिटी, हैज लेस
लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी, इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या रहती है, बहुत कम रहती है। चूंकि ज्यादा डक्टाइल है तो इसको मैं अर्थक्वेक रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर में यूज कर सकता हूं, राइट। तो ये ज्यादा डक्टाइल है, इसी वजह से इसका जो यूज है इट कैन बी यूज अंडर अर्थक्वेक रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर। EQ माने अर्थक्वेक रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको मैं अर्थक्वेक रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर में यूज कर सकता हूं। तो अर्थक्वेक रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर में यूज करने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब कभी भी अर्थक्वेक आता है तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी मेंबर फेल होने से पहले सिग्निफिकेंट वार्निंग दे, और वो वार्निंग, सिग्निफिकेंट वार्निंग का मतलब ज्यादा डिफॉर्मेशन हो। तो ऐसा कोई सा भी मटेरियल जिसकी डक्टिलिटी ज्यादा है, दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द अर्थक्वेक रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर। तो इस वजह से हम लोग ये लिख रहे हैं, मैंने अंडरलाइन करके इसी कलर में लिखा तो आप इसको समझ सकते हैं। अब कोड के एग्जामिनर ने क्या किया, ESC के अंदर, ESC में क्या किया कि उन्होंने ये पूछा कि माइल्ड स्टील जो बार बनाई जाती हैं किस कोड से बनाते हैं। तो ये जो बनाई जाती हैं वो बनाई जाती हैं एज पर IS 432 पार्ट 1, IS एज पर 432 पार्ट 1। तो इसके द्वारा बनाई जाती हैं। चलो, तो ये तो हो गया पहला। दूसरा बार, तीसरा और चौथा बार क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा मेरे पास दैट इज CTD, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार, जिसको मैं CTD बार लिखूंगा। और चौथा हो जाएगा मेरे पास हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, जो कि हो जाएगा HYSD। अगर मैं इनकी ग्रेड की बात करता हूं तो ये CTD जो है कई बार 350 भी लिखा आ सकता है, बट ये मेंशन रहेगा कि मीडियम स्टील है या CTD है, दैट विल बी क्लियरली मेंशन। अगर CTD लिख के ये ग्रेड लिखी जा रही है तो फिर HY मतलब ब्रिटल मटेरियल की तरह ट्रीट करेंगे, और अगर मीडियम स्टील लिखा आ रहा है तो डक्टाइल की तरह ट्रीट करेंगे। HYSD बार की मिनिमम ग्रेड जो होती है वो FE 415 से स्टार्ट होती हैं। अगर मैं ओनली HYSD स्टील लिख दूं तो आपको जो ग्रेड मानना है 415 मानना है। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये FE 500 भी होता है, 550 भी होता है, एंड सो ऑन। ये 550 भी होता है और सो ऑन, ये और भी बढ़ता जाता है। तो अगर मैं क्वेश्चन में ओनली HYSD लिखा है तो आपको ग्रेड नहीं लिखा है तो 415 लेके बात करना है, ठीक है। चलिए, अब इसके आगे पॉइंट क्या होगा, इसके आगे पॉइंट ये होगा दोस्तों, ये मैं एरो करके लिख रहा हूं तो आगे आप यहां से लिख लीजिएगा, राइट। ये मोर ब्रिटल होगा, मोर ब्रिटल but has more load carrying capacity, इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है ज्यादा होती है, यानी कि ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, राइट। मींस स्ट्रेंथ इज मोर। चूंकि ये ब्रिटल मटेरियल होता है, इसीलिए इट कैन नॉट बी यूज फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर। इसका यूज कहाँ होगा, इट कैन बी यूज फॉर हेवी लोडेड स्ट्रक्चर, जहां पे आपको हेवी लोड ट्रांसफर करना है लेकिन वो अर्थक्वेक के लिए डिजाइन नहीं किया गया, आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अर्थक्वेक को ध्यान में रखते हुए डिजाइन कर रहे हैं देन दिस इज नॉट सुटेबल। क्लियर है। ये जो बार बनाई जाती है, ये बार बनाई जाती है एज पर IS 1786 के द्वारा।
IS 1786 कोड के द्वारा। दिस इज द 3 and 4th। नाउ पांचवा हो जाएगा मेरे पास, अगर हम देखेंगे पांचवा क्या होगा, पांचवा आ जाएगा दोस्तों, 5th वन इज TMT बार, थर्मोमैकेनिकली। ये जो बार बनाई जाती है, ये बार बनाई जाती है एज पर IS 1786 के द्वारा, IS 1786 कोड के द्वारा। दिस इज द 3 and 4th। नाउ पांचवा हो जाएगा मेरे पास, अगर हम देखेंगे पांचवा क्या होगा, पांचवा आ जाएगा दोस्तों, 5th वन इज TMT बार, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। दिस इज द TMT बार। तो जहां कहीं पे भी TMT बोला जाता है तो आपको इसका मतलब ये हो जाएगा थर्मोमैकेनिकली। अब दोस्तों मेरे पास में दो तरह का बार आ गया, एक डक्टाइल बार हो गई, एक ब्रिटल बार हो गई। डक्टाइल के अंदर माइल्ड स्टील यूज कर सकते हैं, ब्रिटल में HYSD स्टील, मोटा मोटा अगर हम बात करें तो अगर मैं माइल्ड स्टील की बात करता हूं तो डक्टिलिटी ज्यादा है, स्ट्रेंथ कम। HYSD की बात करता हूं तो डक्टिलिटी कम, स्ट्रेंथ ज्यादा। तो अगर मान लो मुझे अर्थक्वेक रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर है और हेवी लोडेड है, तब क्या करेंगे, तब आपको डक्टिलिटी भी चाहिए और स्ट्रेंथ भी चाहिए, दोनों चीजें एक ही बार में चाहिए। तो उसके लिए हम लोग जो बार यूज करते हैं दैट इज नोन एज द TMT बार। और ये जो TMT बार होता है वो क्या हो जाएगा, इस TMT बार की अगर मैं बात करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे। चलो, तो ये हो जाएगा TMT बार के अंदर। इस TMT बार में दो तरह की रिम होती हैं, अगर मैं इसको देखूंगा तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे। लोकेट, बहुत बढ़िया, ये तो देख ही नहीं रहा है। मैं हाथ से बना देता हूं इसको, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये एक इनर वाली बार होती है, ये इनर वाली लेयर होती है, और इसी के ऊपर एक आउटर लेयर भी बना देते हैं, इसी के ऊपर एक आउटर। ये दो लेयर में बनती हैं, ये दो लेयर में बनती हैं। ये क्या होती है, दो लेयर के अंदर बनती हैं। ठीक है, तो इनर जो लेयर होती है, इनर जो पार्ट होता है, इनर जो पार्ट होता है, ये पार्ट जो है ये जो पार्ट होता है वो क्या रहता है, ये पार्ट होता है सॉफ्ट। दिस इज द, ये सॉफ्ट होता है, ये सॉफ्ट होता है, और ये डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड द डक्टिलिटी, इट प्रोवाइड द डक्टिलिटी। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है डक्टिलिटी। और इसका जो नाम होता है वो हो जाएगा दैट इज फेराइट पेरिलाइट कोर। ये हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, इट इज नॉन एज फेराइट, FERRITE, पेरिलाइट, PEARLITE, पेरिलाइट कोर, जिसको हम लोग इनर पार्ट में बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये नाम ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये सॉफ्ट होती हैं और ये डक्टिलिटी प्रोवाइड करती हैं। बाहर वाली जो लेयर होती है, बाहर वाली जो लेयर होती है, ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं मर्टेंस्टिक रिम। ये जो हो जाएगा आउटर लेयर, आउटर लेयर, इसका जो नाम होता है, ये नाम होता है मर्टेंस्टिक रिम, MARTENSTIC, मर्टेंस्टिक रिम। ये हार्ड होती है, इट इज हार्ड, इट इज हार्ड, ये हार्ड होती है। इट प्रोवाइड द टफनेस एंड स्ट्रेंथ, इट प्रोवाइड टफनेस एंड स्ट्रेंथ
ये आपको क्या करती है, टफनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। अब इन दोनों में से गेट के अंदर एक नाम पूछा हुआ है, इन दोनों में से एक नाम गेट के अंदर आ रखा है कि भाई इनर कोर या आउटर रिम का जो नाम है वो क्या है, कोई एक चीज है, मैं मिस कर रहा हूँ कौन सा है, बट ये आ रखा है, तो फैक्ट है तो आपसे भी पूछा जा सकता है। तो ये जो बार है, ये जो बार है, ये बार डक्टिलिटी भी देता है और स्ट्रेंथ भी देता है। सो इट कैन बी यूज इन द अर्थक्वेक रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर, हाँ या ना। तो ये क्या हो जाएगा, इट हैज more strength and ductility so it can be used under earthquake resisting with heavy loaded structure, earthquake resisting with heavy loaded structure, heavy loaded structure। अभी आपने जब आप टीवी देखते होंगे तो आपको एड जो है बताया जाता है टीएमटी बार सबसे मजबूत, तो वो टीएमटी बार यही है, ये टीएमटी बार यही है जो डक्टिलिटी, माइल्ड स्टील और एचवाई स्टील दोनों के ड्रॉबैक को कवर करता है, इंडिविजुअल ड्रॉबैक को कवर करता है। अब आते हैं दोनों का कॉमन ड्रॉबैक। पहले बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई माइल्ड स्टील और एचवाईएसडी स्टील का, माइल्ड स्टील और एचवाईएसडी स्टील का इंडिविजुअल ड्रॉबैक क्या है, तो माइल्ड स्टील कम लोड लेती है, एचवाईएसडी स्टील कम डक्टाइल है, ये इंडिविजुअल ड्रॉबैक है। तो इन दोनों इंडिविजुअल ड्रॉबैक को इसने कवर कर लिया, ये डक्टिलिटी भी दे रहा है, स्ट्रेंथ भी दे रहा है। अब दोनों का कॉमन ड्रॉबैक क्या है, माइल्ड और एचवाईएसडी स्टील का कॉमन ड्रॉबैक क्या है, तो कॉमन ड्रॉबैक ये है कि दोनों ही कोरोसिव मटेरियल हैं, यानी कि जैसे ये एटमॉस्फेयर की कंडीशन में आएगा या किसी कोरोसिव मटेरियल के अगर कांटेक्ट में अगर आएगा तो कोरोड हो जाएगा, क्विकली कोरोड हो जाता है। तो हमें टीएमटी बार को दोनों के कॉमन जो ड्रॉबैक है, कॉमन ड्रॉबैक बहुत जल्दी कोरोजन हो जाते हैं, तो बहुत जल्दी कोरोजन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एंटी कोरोसिव कोटिंग करते हैं। तो ये दोनों का कॉमन ड्रॉबैक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो किया जाता है वो हो जाएगा एंटी कोरोसिव कोटिंग की जाती है। तो ये दोनों के कॉमन ड्रॉबैक को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको, ये कौन सा पॉइंट है, 9th पॉइंट, फटाफट नोट कर लो इसको लिखो। चलिए क्वेश्चन क्या क्या है, सीटीडी कैसे बनता है, ये एक प्रोसेस का नाम है, कोल्ड ट्विस्टेड
कोल्ड, क्या बोलते हैं इसको, कोल्ड प्रोसेस, उसके द्वारा बनता है ये, ठीक है ना। तो आपको ओनली फुल फॉर्म इसका फुल फॉर्म जानना है, बाकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। JEE के लिए उतना काफ़ी है। TMT में कौन कौन से बार रहेंगे, माइल्ड या HYSD, तो इसका अपना ग्रेड है। ये FE415 से स्टार्ट होता है नूरसबा। एंड सर टफनेस तो डक्टिलिटी के कारण होता है ना, तो मोर डक्टाइल मोर टफनेस, हाँ बोल सकते हैं, बट एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे हमारा जो पार्ट है वो क्या रहता है कि ये बार को टफ बनाता है, हार्ड बनाता है ठीक है ना। मर्टेंस्टिक रिम सॉलिड होती हैं, ये दोनों ही सॉलिड होता है, बट एज कंपैरिजन इनर पार्ट सॉफ्ट होती हैं। आउटर पार्ट इज कोल्ड मर्टेंस्टिक रिम, मर्टेंस्टिक रिम, ये ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना ये जो रहता है इसको अगर मैं देखता हूं तो इसको कोर बोलते हैं और इसको रिम बोला जाता है, ये भी ध्यान रख लेना। हो सकता है आपसे मिक्सअप करके ऑप्शन बना के दे दे। तो ये कौन सा पॉइंट था, 9th पॉइंट था रेनफोर्समेंट के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट 10वां पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे रेनफोर्समेंट को लेके बात करता हूं तो क्या होगा, ये मेरे पास में रेनफोर्समेंट है। हाँ चलो देख लेते हैं। दिस इज द रेनफोर्समेंट, दिस इज द ग्राफ, स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में ग्राफ है ये। दिस इज द स्ट्रेन, दिस इज द स्ट्रेस के बीच में ग्राफ बन रहा है, दिस इज द ग्राफ। और इसमें सबसे पहले अगर हम माइल्ड स्टील के लिए ग्राफ बनाते हैं तो माइल्ड स्टील के लिए जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसे। ये माइल्ड स्टील के लिए हमने ग्राफ बना दिया एंड दिस ग्राफ बिकम लाइक दिस ये ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसे, दिस इज द वन, ठीक है सॉरी। एंड HYSD स्टील के लिए अगर हम ग्राफ बनाते हैं FE415 के लिए तो दिस ग्राफ बिकम्स लाइक दिस, दिस ग्राफ बिकम्स लाइक दिस, सो हियर इट इज, ये ऐसा कुछ बनेगा। अगर मैं FE500 के लिए ग्राफ बनाता हूं तो ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। मैं इसको जरा यहीं पे कर लेता हूं ताकि समझने में आसानी रहेगी। तो ये ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसे लाइक दिस, लाइक दिस। क्योंकि माइल्ड स्टील है तो ज़्यादा एलोंगेट होगा और डक्टाइल है तो ये और ज़्यादा होगा, इस तरीके से मान लीजिए, ठीक है। ये आपके पास में 3 अलग अलग तरीके के ग्राफ बने हुए हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब इसमें अगर मैं बात करता हूँ सिंपली, तो माय डियर फ्रेंड्स ये अगर हम देखें तो सबसे पहले हम लोग जो बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं FY को लेके। FY जो होता है वो होता है यील्ड स्ट्रेंथ, ये होता है यील्ड स्ट्रेंथ। और FU जो होता है वो हो जाएगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये हो जाता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। FY इज द यील्ड स्ट्रेंथ और FU इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। FY का मतलब ये होता है कि भाई FY तक हम लोग ये जानते हैं, अगर मेरे पास में ग्राफ कुछ ऐसे बना हुआ है तो ये पॉइंट होता है FY, और इस पॉइंट के बाद में इस यहाँ तक जो रहता है वो इलास्टिक रेंज रहती है। यहाँ तक क्या रहती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी रहती है। और इसके आगे जो है वो प्लास्टिक आ जाता है, इसके आगे क्या आ जाता है, प्लास्टिक नेचर आ जाता है। और ये हम लोग कल की क्लास में देख चुके हैं, इलास्टिक और प्लास्टिक का मतलब क्या है। ये मेरे पास में वो पॉइंट है जहां तक ये लोड को रेजिस्ट करेगा और उसके बाद में ये फेल हो जाता है क्विकली। सो दिस पॉइंट इज नोन एज द FU एंड इट इज द FY। ये आपके पास FY हो गया और ये FU हो गया। तो दिस इज द अल्टीमेट और FY इज द यील्ड पॉइंट। यील्ड का मतलब है ये इलास्टिक से प्लास्टिक में चेंजेस कर देगा। इसके बाद में FU के बाद में मेटल फेल ही हो जाएगा, वो उसके बाद में लोड लेने की कोई कैपेसिटी बची नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे माइल्ड स्टील के लिए बात करता हूं तो माइल्ड स्टील के लिए ये पहला हम लोग लिख रहे हैं माइल्ड स्टील के लिए MS के लिए, तो इसका जो FY होगा वो FY आ जाता है आपके पास, दैट इज 250 मेगा पास्कल, 250 मेगा पास्कल। एंड इसका जो FU होता है ये FU आ जाएगा ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे तो माइल्ड स्टील के लिए FU हो जाएगा 412 या 412 मेगा पास्कल मान लीजिए, 412 मेगा पास्कल मान लीजिए। तो क्या है यार,
तो ये हो जाएगा माइल्ड स्टील के लिए। तो माइल्ड स्टील के लिए FY 250 एंड FU 412। मैं इसको क्या करता हूँ, बेटर यहाँ पे ओनली नोटेशन शो कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज द FY और दिस इज द FU। और माइल्ड स्टील के लिए जो हो जाएगा दैट इज FY इज इक्वल टू 250 मेगा पास्कल एंड FU हो जाएगा दैट इज 412 मेगा पास्कल। ये वाला वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, ये एक रेंज में रहता है ना। तो 412, 415, 20 ऐसा भी आपको डेटा मिल सकता है, नॉट ए बिग इश्यू। ठीक है, ये हो जाएगा HYSD। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं FE415 के लिए। FE415 के लिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दिस पॉइंट इज द FY 415, ये हो जाएगा FY और ये आ जाएगा आपके पास दिस इज द FU, दिस इज द FU। ये ग्राफ थोड़ा गलत बन गया, ये गलत इसलिए बन गया क्योंकि FY और FU में बहुत ज्यादा अंतर रहता नहीं है। दिस वन तो ये आ जाएगा आपके पास में FU, दिस इज द FU। तो इसके लिए अगर मैं बात करता हूं तो क्या बात होगी, अगर मैं इसमें देखूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास दैट इज ये आ जाएगा। ये हम बात करें HYSD के लिए तो FE415 की बात करें, FE415 के लिए FY हो जाएगा 415 मेगा पास्कल एंड FU हो जाएगा मेरे पास में दिस इज द 485 या 485 मान लीजिए 485 मेगा पास्कल, लगभग ये वैल्यू रहता है। FE500 के लिए अगर मैं बात करता हूँ, FE500 के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होगा, FE500 में दिस पॉइंट इज द FY, दिस पॉइंट इज द FY एंड दिस पॉइंट इज द FU, दिस पॉइंट इज द FU। ये FY हो जाएगा और ये FU होगा और ये FE500 के लिए है। तो इसके लिए FY अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 500 मेगा पास्कल एंड FU जो होगा दैट इज द 580 मेगा पास्कल, दिस इज द वन। क्लियर है। अब एक एग्जामिनर ने क्या किया, एक एग्जामिनर ने क्या किया, उन्होंने जो है ये बहुत सारे, ये देखिए FE500 में 500 क्या है, ये डिस्टेंस है एक बार के लिए और सैंपल या मिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। ये चीजें बहुत बार पूछ ली गई, एन टाइम्स 8-10 बार पूछ ली गई। अब एग्जामिनर ने क्या किया, इसी चीज को घुमा के पूछ लिया। घुमा के क्या पूछा कि ये बताइए कि भी किस बार के अंदर द डिफरेंसेस बिटवीन यील्ड टू अल्टीमेट या अल्टीमेट टू यील्ड ज्यादा होता है, विच हैज द मोर डिफरेंस वैल्यू बिटवीन FU टू FY। तो किस में ज्यादा होगा, तो ये तभी बता पाएंगे जब मुझे इन सारे बार का डेटा पता हो, देन ओनली आई कैन एक्सप्लेन या आई कैन आंसर। ये ऑब्जेक्टिव आ रखा है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस तीनों में से जिसका ज्यादा है वो जो है आंसर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास में जो डिफरेंसेस होता है वो माइल्ड स्टील का बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रेस्ट टू मटेरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10वां पॉइंट। तो दिस इज द 10th पॉइंट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ज्यादा एलोंगेशन देके दे रहा है, यानी कि डक्टिलिटी इसकी ज्यादा, इसकी कम और इसकी सबसे कम। ये हमने ग्राफ से देख लिया, ठीक है। और बाकी ये सारे पॉइंट हो गए। बना लो इसको, लिखो सरब RCC का डर धीरे धीरे, डर कहाँ से होता है एनीवे बट कोई नहीं, अगर निकल रहा है फीलिंग गुड देन ओके, अच्छी बात है। इनका स्ट्रेस स्टैंड कारो भी देखेंगे मोहित, देखना है। चलो लिखो, बनाओ इसको फटाफट, थोड़ा जल्दी बनाओ क्योंकि इसमें आगे और भी लिखना है हमें।
लोड FI तक लेगा बस, हाँ ऐसा बोल सकते। अभी FI तक ही क्यों लेगा वो भी बताएंगे अभी। क्या नाम इसका, संदीप। कितना एलोंगेशन होगा वो भी लिखाएंगे, नूर सबा अभी लिखाएंगे भाई। So this is the 10th point and now 11th point. So ये 10वां पॉइंट हो गया। आई होप कि सबने ये लिख लिया होगा। नाउ 11वां पॉइंट, 11th पॉइंट। चलिए आप FE 500 का कर्व ज्यादा एलोंगेट कर दिए हैं। ज्यादा हो गया, नहीं होना चाहिए। ओह सॉरी, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये कम ही होगा, ये कम ही होगा एलोंगेट। ये दोबारा ग्राफ बनाने में ऐसा हो गया होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट ये था कि जैसा भी एक स्टूडेंट लिख रहा है कि सर इसका मतलब FI तक ही लोड लेगा, तो पॉइंट ये है कि लोड तो कहीं FU तक जा सकता है, लेकिन FU तक ले लेता है, लेकिन हम लोग जो RCC में मानते हैं, RCC में जो हम लोग मानते हैं, इवन स्टील स्ट्रक्चर में भी, वो हम लोग ये मान के चलते हैं कि भी स्ट्रेसेस जो हैं वो FI